हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर पहला आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे और 30 मिनट का होने वाला है और पेपर का कुल है जो पूर्णांक रहने वाला है वो 80 नंबर का रहने वाला है। तो साथियों, आपके 6 विषय है, तो 6 विषयों के जो एक्सीलेंट डेस्क के मॉडल पेपर आते हैं वह विद्यार्थियों हमने हल करवा दिए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देखें, हम उनकी प्ले लिस्ट भी बना देंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके अलावा आप सभी से निवेदन है, आपको हर विषय के मॉडल पेपर हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे और उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हम आपको एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप से माध्यम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उस ग्रुप का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सफल बनने के लिए सीधा सा गणित है, आपका संघर्ष होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए और आपका पढ़ाई के प्रति साहस होना चाहिए, तब जाकर के एक बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, कहा गया है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपका संघर्ष बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप है सामाजिक विज्ञान के अंदर 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सवाल पूछा है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड को प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर है इतिहास के अध्ययन हेतु। दूसरा सवाल है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह ने की है। तीसरा है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर है 121 करोड़। नेक्स्ट है, पर्यटन का अर्थ है, तो पर्यटन का क्या अर्थ है? भ्रमण हेतु जाना। कहाँ जाना? भ्रमण हेतु जाना। पांचवा सवाल है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, तो सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? कानून बनाना, कानून लागू करना और जन चेतना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा है छठा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है महिला सशक्तिकरण। क्या उद्देश्य है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शक्ति प्रदान करना। आगे आपसे सवाल पूछा है दूसरा, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको सुमेलित करना है। तो भारत की स्वतंत्रता कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। घुमंतु कृषि है ओ काटो और जलाओ। और प्राच्यवाद शिक्षा किस भाषा के अंदर दी जाती थी? तो आपके संस्कृत भाषा के अंदर दी जाती थी। और बाल विवाह ये क्या है? कानूनी अपराध है। ये 4 नंबर आपके बिल्कुल भी फोकट के हैं, आराम से आपको प्राप्त करने हैं, धैर्य के साथ मिलान करके एग्जाम के अंदर आना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है तीसरा सवाल, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। चौथा है, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। पांचवा है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और खनिज प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है छठा, आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है और ये जंगलों में निवास करते हैं। सातवीं खालिस्तान है आपके, जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो भौगोलिक कारक, एक आर्थिक कारक। ठीक है, आगे 8वां सवाल आपसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है। ठीक है, तो आपको सही आंसर लिखना है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और दूसरा है, 19वीं सदी से पूर्व आपके सवाल पूछा है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो पहला आपसे सवाल जो आपके प्लासी का युद्ध है वो कब होता है? 1757 के अंदर होता है। कब होता है? 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है।
दूसरा सवाल इसमें पूछा है कि 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो आदिवासी, ठीक है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित गतिविधियां निम्नलिखित थी। पहले लिखनी है झूम खेती करना, ठीक है, पशुओं को शिकार करना, वन उत्पादों का संग्रह करना, पशुपालन तथा एक ही जगह खेती करना। ये क्या थी, 19वीं सदी से पूर्व यानी पहले के आदिवासी समूह के क्या थी, आर्थिक गतिविधियां थी। सवाल संख्या 9 है, प्राच्यवाद शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान कौन है, विलियम जोन्स, हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, तीसरा है नेथनियल हॉलहेल्ड और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें दूसरा पूछा है 9 नंबर में, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो आपको लिखना है भारतीय सूती वस्त्र अपनी गुणवत्ता तथा बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे। और दूसरा है भारतीय सूती वस्त्रों का दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम और मध्य एशिया में व्यापार था, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों के सही आंसर इस प्रकार से आपको लिख करके आना है। आगे 10वां सवाल है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो आपको लिखना है 1857 क्रांति के प्रमुख कारण ये थे। पहला कारण है राजाओं और नवाबों की छिनती सत्ता, दूसरा है किसानों और जमींदारों का भारी भरकम लगान से परेशान होना, और चौथा है कंपनी के भारतीय सिपाहियों का वेतन, सेवा शर्तों से असंतुष्टि और धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं पर ठेस पहुंचना था। और इसके आगे लिखना है अंग्रेजों का भारतीयों से घृणा करना। ये आपके है 1857 की क्रांति के क्या थे, प्रमुख कारण थे। दूसरा सवाल पूछा है 10वें का, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो इसका सही आंसर है स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा असफल रही क्योंकि पहला है कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। दूसरा लिखना है पॉइंट आपको कि जमींदारों ने जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, ठीक है। तीसरा है गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, ठीक है, यानी उनको ये व्यवस्था सही नहीं लगी थी। आगे 11 नंबर सवाल है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवीनीकरण होते हैं और इन स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इन स्रोतों में उपयोग से परंपरागत स्रोतों को समाप्त होने का खतरा भी कम हो जाएगा। और गैर परंपरागत स्रोतों के दो उदाहरण कौन से हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो रीट की परीक्षा होती है इसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। आगे आपसे 12 नंबर सवाल पूछा है, कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से कोई दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो कृषि क्या होती है, कृषि का मतलब खेती, ठीक है। खेती यानी कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों सब्जियों तथा फूलों को है उगाया जाता है तथा पशुपालन किया जाता है। और कृषि से उत्पाद दो प्रमुख प्राप्त उत्पाद है गेहूं और चावल। आपके खेतों के अंदर क्या क्या होता है वो आप अपने हिसाब से लिख देना। 13 नंबर सवाल है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। 14 नंबर सवाल है, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो पहली है राष्ट्रीय कृषि योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। इसके आगे दूसरा सवाल है, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग, पहला है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है शक्कर उद्योग, ठीक है। याद रह जाएगा सूती, सीमेंट, शक्कर, ठीक है। और इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग भी संचालित है, ठीक है। 15वां सवाल है, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। और 2 नंबर है, दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां बनाई जाती थी और जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता
था। ठीक है। और 15 का दूसरा सवाल आपसे पूछा है, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण है, पहला कारण है पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। ठीक है। और दूसरा है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन है तथा तीसरा लिखना है यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इन वजह से क्या है, पश्चिमी राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। तो साथियों, आपको पूछा जाए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, क्या आपको इसका आंसर आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ठीक है। और इसका सही आंसर है आपके मैं बता देता हूँ, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अगर हम पश्चिम राजस्थान के अंदर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इतने के अंदर इतनी जो भूमि है इसके अंदर कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये इतना कम है जनसंख्या घनत्व है राजस्थान के जैसलमेर का है। ठीक है। आगे आपसे 16 नंबर सवाल पूछा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता, तो इसका सही आंसर है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र ये है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे आपसे 16 का दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि विधायिका, कार्यपालिका और सरकार न्यायपालिका के कार्यों में दखल नहीं दे सकती। स्वतंत्र न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान है कौन करता है, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। 17 नंबर सवाल है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर है, सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों पर विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जैसे इन वर्गों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियासती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है, सरकार व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए कानूनों का भी इस्तेमाल करती है। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बताइए। तो पहला है, सरकार द्वारा नागरिकों को पीने हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। और दूसरा है, सरकार द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। आगे 18 नंबर आपसे सवाल पूछा है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार का दबाव बना सकती है? तो इसका सही आंसर है, अलोकप्रिय कानूनों की जनता आलोचना करती है, उनके खिलाफ जनसभाएं करती है। इनकी अभिव्यक्ति अखबारों, टीवी चैनलों में होती है। जब बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर उस पर पुनर्विचार का दबाव भी पड़ता है। आगे आपसे पूछा है दूसरा, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आपको लिखना है, लोकतंत्र में संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, ये सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है कि ये देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है। तो ये होता है लोकतंत्र में संसद का कार्य। 19 नंबर आपसे सवाल पूछा जाएगा मानचित्र का, और ये राजस्थान का मानचित्र आपको आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपके डूंगरपुर है और ये आपका कोटा है, यहाँ पर आपके सीकर है, और ये 3 ही पूछे हैं, 3 आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा और भी राजस्थान के पूरा का पूरा मानचित्र है, आपको याद होना चाहिए। आप मानचित्र बाजार से खरीद लाइए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। अब आपसे पूछा है, अव्वा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है। तो अव्वा का और अथवा के अंदर सवाल पूछा है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला हम सवाल है इसका, अव्वा के विद्रोह का वर्णन करते हैं अपन। ठीक है। तो पहला है, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत दिल्ली की ओर जाते एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ अव्वा ले गई। ठीक है। दूसरा है, अव्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। तीसरा है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों
अहुआ, अशोक, आलिनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास के परगनों के संयुक्त सैनिकों ने 18 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। चौथा है 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच चेलावास का युद्ध होता है और जिसमें मेक मौसर का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। और उसके बाद यहाँ पर अहुआ का अंतिम पड़ाव होता है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया और अहुआ विद्रोह को समाप्त कर दिया था। तो यह था अहुआ विद्रोह का पूरा वर्णन। ठीक है, अब 1857 की क्रांति क्यों असफलता हुई, असफलता के कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको लिखना है, पहला है अधिकांश राजा महाराजों द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान करना। दूसरा है क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। तीसरा है क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। चौथा है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। पांचवा है क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव। छठा है राजस्थान के क्रांतिकारियों पर परस्पर तालमेल का अभाव तथा साथ ही इन के पास साधनों का भी अभाव था। और सातवां कारण है मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तांत्य टोपे का सहयोग नहीं किया था। तो ये 7 कारण है जो कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की असफलता के कारण रहे हैं। अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे 21 नंबर सवाल पूछा आपसे, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अथवा के अंदर सवाल पूछा है, न्यायपालिका जो न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर है अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है। और पहला यहाँ पर कारण है कि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की जांच शुरू कर सकती है। पुलिस को ये सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। सामान्यतः FIR के वारदात की तारीख, समय, स्थान, मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। दूसरा है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों का बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। ठीक है, तीसरा कारण है पुलिस है, अगर पुलिस को सबूतों से आरोपी का दोषी साबित होता दिखाई देता है तो वह आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। चौथा है गिरफ्तारी, हिरासत या पूछताछ के दौरान पुलिस को किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। पांचवा है पुलिस किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी किसी को सजा नहीं दे सकती। ये तय करना पुलिस का काम नहीं है कि आरोपी दोषी है या नहीं है, ये न्यायाधीश को तय करना होता है। ठीक है, अब अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर है न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई के अंतर्गत कई बातें शामिल है। यथा पहला है न्यायाधीश है और निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में एकदम को संचालित करे। ठीक है, मुकदमे को संचालित करें। दूसरा है पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय को पदाधिकारी के रूप में सरकारी वकील निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के समक्ष सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करें। तीसरा है न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनकर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए सबूतों की जांच कर उनके आधार पर कानूनों के अनुसार ये निर्धारित करें कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। चौथा है अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं और अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसे आरोप से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार निष्पक्ष सुनवाई से आशय है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। तो ये थी आपके न्याय प्रणाली की निष्पक्ष सुनवाई। ठीक है, अब आपसे 22वां सवाल पूछा है, मृदा संरक्षण के उपाय, वनों से क्या लाभ है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के ये उपाय है मलच बचाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेख या जुताई, रक्षा, मेल खाएं, समोच्च रेख के रोधिकाएं। ठीक है,
चट्टान बांध, ये थे मृदा संरक्षण के उपाय। 7वां है बीज की फसल उगाना। 8वां इमारती आपके बीज की फसल उगाना। ये तो थे मृदा संरक्षण के आपके क्या उपाय, ठीक है। अब है वनों के लाभ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आसानी से, इमारती लकड़ी आश्रय, ऑक्सीजन की प्राप्ति, मृदा और जल संरक्षण, फल व अन्य पदार्थों की प्राप्ति, वनों के जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ, वन्य जीव से अन्य लाभ क्या क्या होते हैं वो आप लिख देना, ठीक है। और 23वां सवाल आपसे पूछा है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिएगा। और नेक्स्ट 8वां के अंदर सवाल पूछा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये पूरी की पूरी विवेचना है। इसके अलावा पूरे को पूरा हमने क्या है आपके जो आपके आती है एक्सीलेंट डैशबोर्ड के अंदर, उसके अंदर हल करवा दिया है, तो उसको आप देख लेना, पूरा पूरा आपको हल करवा दिया है। इसकी संपूर्ण पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देंगे, उस ग्रुप को आप है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट सवाल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके एक तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर है महात्मा गांधी की भूमिका क्या है, ठीक है। और बड़े वाले सवाल के अंदर एक सवाल है ये, वनों से क्या लाभ है, वनों के क्या लाभ है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके अलावा आपके मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट सभी सवालों को आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर आपके 1857 की जो क्रांति है उसकी असफलता के कारण ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट लगा लेना और इनको पढ़ करके जरूर जाना, ठीक है। इसके अंदर ये सवाल आने की ज़्यादा चांसेज है, बगैर अहुआ का विद्रोह भी आ सकता है, इसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो ये बड़े सवाल थे जो इम्पोर्टेंट थे, उनकी चर्चा की है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी है इस वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यानी सदस्यता नहीं ली है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन होती है वो घंटी दबाकर उसको प्रेस कर देना है, ताकि और भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन यानी उसकी जो सूचनाएं हैं आप तक पहुंच जाएगी कि आपका वीडियो डाल दिया सर ने, आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो इतना सा काम आप कर लीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।